नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है जिया न्यूज में। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, हम इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से उनका शुमार है। वो और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता खुद श्री छगन भुजबल साहब इस वक्त हमारे साथ में मौजूद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। शुरुआत करूंगा सर आपसे। गठबंधन टूटने का अफसोस है, कोई गिला है, कोई शिकवा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बोलता मैं तो अब सोच रहा हूँ कि चलो अच्छा हुआ कि शिवसेना अलग, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, राष्ट्रवादी अलग, मन से अलग। अब पांचों लोग जो है अब बहुत बोल रहे थे कि हमारे वजह से वो चुन कर आते हैं, उनके वजह से वो चुन कर आता है। अब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो जीता वही सिकंदर बनेगा। देखेंगे कितनी ताकत किसमें है, कौन पार्टी में है। लेकिन सर सीटों के बंटवारे को लेके अमूमन 1999 से लेके अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे महानगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इन तमाम चुनावों में जब भी सीटों के बंटवारे को लेके आती काफी माथापच्ची, काफी खींचतान होता है। स्पेसिफिक वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, हमारा तो 99 में जो है तो शायद आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने जो है पवार साहब को जो कांग्रेस पार्टी के बाहर निकाला था। पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, मैं उनके साथ चला गया और उस समय जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस अलग, राष्ट्रवादी अलग, शिवसेना बीजेपी गठबंधन में अलग। इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें किसी भी तीन में से किसी भी एक को बहुमत नहीं मिला, हंग असेंबली हो गई। तब लोग कहते थे कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, मगर हमने कहा कि नहीं। हालांकि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं, फिर भी जनादेश शिवसेना बीजेपी के खिलाफ है तो हम कांग्रेस के साथ जाएंगे और कांग्रेस का हमने मुख्यमंत्री बनाया, हम खुद उप मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर जो है हमारा गठबंधन 15 साल से शुरू है। हालांकि 2004 में हम 7 गठबंधन में लड़े, फिर हमने 124 जगह लड़ी, कांग्रेस ने 164 जगह पर लड़े, फिर भी हमारे ज्यादा विधायक चुनकर आए। उसके बावजूद जो है कांग्रेस ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री, हमने कहा चलो आपका मुख्यमंत्री, क्योंकि शिवसेना बीजेपी को बाहर रखे। उसी हालत में भी उनका ही मुख्यमंत्री बनाया, 2009 में भी उनका मुख्यमंत्री बनाया, 15 साल से उनका ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं हम लोग। मगर पता नहीं कि इस बार कांग्रेस ने जो है हमसे जो है ऐसे बुलाएंगे बातचीत करेंगे। सिर्फ एक मीटिंग हुई मुंबई में, सिर्फ एक। जब शिवसेना बीजेपी की रोज 10-10 मीटिंग होती थी और आपको पता है टूट रहा है बच रहा है, टूट रहा है बच रहा है, तब मुंबई दिल्ली में 1-2 मीटिंग हो गई होगी पहली, और वहां तय हुआ था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ साथ लड़ेंगे। मगर डिटेलिंग के लिए जो है कौन क्या लड़े, कहाँ लड़े, कैसे लड़े और 2-4-5 जो बातें हैं इधर से उधर से जो है, उसके लिए हमेशा जो मुंबई में बातचीत होती है। विलासराव देशमुख थे तब भी वही हुआ, सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री थे, अशोक राव चौहान मुख्यमंत्री थे। हम लोग यहाँ बैठते थे, 1, 2, 3, 4 मीटिंग करते थे और हमारे जो है फाइनल रिजल्ट तक होता। अब इस बार 23 तारीख को पहली बार मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री, उनके 3 साथी, उप मुख्यमंत्री और उनके 3 साथी, मैं भी वहाँ मौजूद था। वो पहली मीटिंग और आखिरी मीटिंग हुई, सिर्फ एक मीटिंग। बस हमने हमारी कुछ बातें रखी, हम चाहते थे। फिर वो बोले कि चाहे हमको दिल्ली से पूछना है, हमने कहा पूछो कब बैठेंगे, उन्होंने कहा शाम को बैठेंगे। हम शाम को राह देखते रहे, बुलावा नहीं आया। कल बैठेंगे 24 तारीख को। 24 तारीख को कहा कि मुख्यमंत्री सातारा निकल गए हैं, शाम तक लौटे ही नहीं। अब 25, 26, 27 3 दिन बाकी है। अभी हमको तय करना है कि कौन कहाँ लड़ेगा, हमारा लिस्ट फाइनल करना है। 25 तारीख सुबह कोई पता नहीं है। 25 तारीख को दोपहर को तो ये पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी लिस्ट जो है डिक्लेयर कर दी और जिस जगह पर हमको लड़ना है, हक हमारा है उस सीट के ऊपर, वहां भी उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार जो है डिक्लेयर कर दी। अब फिर भी हम कोशिश करते रहे कि शाम तक न्योता आएगा। अब 2 दिन बाकी है, 26 और 27 और 25-26 की एक रात। शाम तक जब तक कुछ नहीं आया तो हमने फिर हमारी भी जरा गड़बड़ी हो गई। हम लोग सब पवार साहब के साथ बैठे ही थे। तुरंत जो हमने जितना भी जो है हमको, हम 288 सीट के ऊपर हम फाइनल कर सके, करने की कोशिश की। मगर फिर हमने सोचा कि आज भी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि ये सीटें जो है एक कांग्रेस की है, वहाँ जो है राष्ट्रवादी नहीं लड़ेगी।
तो हमको तो दूसरा कोई चारा नहीं था, एक ही रास्ता था कि मीडिया के द्वारा हम सबको बता दें कि गठबंधन टूट चुका है, इसलिए 288 जगह पर हम लड़ेंगे। जो चाहते हैं वो तुरंत जो है हमारे साथ जो है संपर्क करे। हम रात भर बैठे, हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो तय करने की हमने कोशिश की। रात को जो है 12-2 बजे हम निकल गए अपने अपने गांव। मैं उत्तर महाराष्ट्र के एबी फॉर्म लेकर निकल गया, दूसरे लीडर दूसरी जगह गया, और फिर जो है 26 तारीख को रात को बैठकर जहां जहां तय नहीं हुआ था वहां उम्मीदवार तय करना, एबी फॉर्म देना। और आपको मालूम है उम्मीदवार जब नए नए हम ढूंढे तो अर्जी जो है पर्ची दाखिल करने में इतनी दिक्कतें हैं, एफिडेविट ये वो इसमें काफी जो है धांधली भी हुई, तकलीफ हुई हमको। फिर भी जो उसके बाद में बावजूद हमारे पास चारा नहीं था, तो कांग्रेस ने अंत तक हमको बुलाया ना। एक मीटिंग हुई, वो आखिरी मीटिंग। तो कांग्रेस को अगर हमको हमारे साथ लड़ना नहीं था तो वो कह देते थे कि भाई क्या हमको नहीं लड़ना है, खत्म हुई थी। लेकिन लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस एलिगेशन कर रही है कि एनसीपी जो है उनको डोमिनेट कर रही थी, कि 144 सीटें मांग रही थी, क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार से एक स्वीप भी हुई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो 4 सीटें लेके कम से कम एनसीपी की लोकसभा में 4 सीटें आई थी, कांग्रेस की 2, तो क्या वो एक डोमिनेटिंग था, या वोट ऑफ परसेंटेज जो महाराष्ट्र में था वो एनसीपी का सबसे ज्यादा था, इसके लिए डिमांडिंग पोजिशन थी 144? देखिए 2009 में जब लोकसभा की इलेक्शन हुई तो हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे रहा कांग्रेस लोकसभा में। तो हमारी जो 124 सीटें जो थी पहले से 2004 से हम लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि 10 सीटों का तुमको दंड हो गया अभी, क्या फाइन तुमको हो गया, 10 सीट तुम्हारे कांग्रेस के पास। हमको 114 सीट पर लड़ना पड़ा। अब हमने कहा कि 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब रहा, हमारा तुम्हारे दुगना अच्छा रहा, अब तुमको फाइन होगा, हमारी सीटें हमको वापस करो और तुम्हारी 10 सीटें हमको दे दो। तो बिल्कुल साफ था। अब इसके बाद में बैठकर बातचीत भी होती थी। हमने 144 मांगा, उनको कहते थे 144 नहीं होता, 130 होता, 132 होता, कुछ कम। मगर आखिर तक उन्होंने जो है हमको न्योता नहीं दिया, बुलावा नहीं भेजा, और शायद उन्होंने मन बना लिया था कि बस हमको ऐसे ही जो है दुविधा में रख दे, कंफ्यूजन में, और वो अपना अपना काम करते रहे। लगता है आपको कि कांग्रेस की बात की जाए या एनसीपी की गठबंधन की बात की जाए, बीजेपी की और शिवसेना की युति से कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस हुआ है, ये आपकी युति का टूटना, या फिर कोई ईगो प्रॉब्लम्स है, या कोई गिला शिकवा है कि हम लोग साथ नहीं लड़ेंगे? 15 साल की दोस्ती टूटती है। हम तो कांग्रेस नहीं, मैंने कहा हम तो कांग्रेस का जो है राह देख रहे, कांग्रेस कब बुलाती है, इसलिए हमने उनके साथ बातचीत की। बुलाना उनको था, उन्होंने 23 को शाम को मीटिंग रखी थी, वो उन्होंने अटेंड नहीं की। उसके बाद में हम बार बार राह देखते रहे, उन्होंने अंत तक नहीं बुलाया। शायद उन्होंने पहले से ही उनका मन उन्होंने बना लिया था कि हमारे साथ उनको नहीं आना है, तो हमको पहले ही बोलना था तो हमको तकलीफ नहीं होती थी भाई। बिल्कुल आखिरी वक्त पे किए तो जो हौच पौच हो गया, जो कैंडिडेट्स का एक रशब था फॉर्म भरने के लिए, बहुत फिर भी जो है, क्योंकि जो है पवार साहब जैसे नेता हमारे पास है, और जिनको पता है कि महाराष्ट्र के फलाने गांव में कौन रहता है और कौन वहाँ का नेता है, कौन लड़ सकता है, ये एनसाइक्लोपीडिया जो है पवार साहब के माध्यम से हमारे पास था, तो हम जो उस माध्यम से जो है काम कर पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन लगता है आपको जिस प्रकार से, अगर मान के चलिए फॉर अ फ्रैक्शन पृथ्वीराज चौहान अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते, कोई और होता, तो शायद युति होती? 100% होती थी। देखिए विलासराव देशमुख थे, बिल्कुल युति बनी, बिल्कुल सुशील कुमार शिंदे बनी, अशोक चौहान बिल्कुल बनी, कम सीटें रही, ज्यादा सीटें रही, क्या खिंचातान हुई, मगर युति बनी। तो फिर ऐसा क्या है इस शख्सियत में पृथ्वीराज चौहान कि ये इतने 15 साल की दोस्ती आपकी कन्विंसिंग में खामियां रह गई, या उनकी एक्सेप्टेंस में खामियां रह गई? अब वो उनको पूछना चाहिए ना कि जो तुम्हारे 3 मुख्यमंत्री जो है वो कर सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं किया भाई? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं सर, तो क्या लोकसभा चुनाव से युति थी उस वक्त, अब टूटी है? लोकसभा में जिस प्रकार से जो एक स्वीप हुआ, एक मोदी लहर चली है, अब बैक टू पवेलियन अगर हम विधानसभा की बात करें, तो क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल है? अब कॉन्फिडेंस लेवल हमारी बढ़ गई है, क्योंकि शिवसेना बीजेपी अलग अलग लड़ रही है। तब शिवसेना बीजेपी अलग थी,
समझे ना। और शिवसेना जो है हर गांव-गांव में पहले से पहुंच चुके हैं, और इसके ऊपर जो मोदी की लहर चली है, अब वो अलग अलग हो गए हैं। तो अब तो जो है बिल्कुल जो है सबके लिए जो है चांस ओपन है, ग्राउंड, ये ओपन ग्राउंड हो गया। ओपन ग्राउंड है, जो लड़ो, पांचों पार्टियां लड़ेगी, बिल्कुल, पांचों पार्टियां लड़ेगी, लेकिन मालूम पड़ेगा किसका कितना दम है। मुंबई शहर की बात करूं तो 3 रैली ले रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। इसका इंपैक्ट मुंबई में कितना होगा एनसीपी के लिए? 36 सीटें तो आप लड़ ही रहे हो मुंबई में। 3 रैली अगर प्रधानमंत्री लेते हैं तो क्या फिर इस लहर को किस हिसाब से इक्वेशन में आप देखते हैं? मुंबई में अभी मुंबई में आगे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी 3 रैली लेने वाले हैं मुंबई में। रैली लेने वाले। तो इस रैली का इंपैक्ट कितना होगा? आप देखिए भाई, आप भी जानते हैं रैली में कैसे लोग आते हैं, कैसे लाए जाते हैं, रैलियां कैसे सक्सेसफुल दिखाई जाती है, की जाती है, माध्यम को भी कैसे जो है काम में लाया जाता है, उसमें तो माहिरी है। जो गया लोकसभा का इलेक्शन जो है, ये तुम्हारा माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और जो तुम्हारा सोशल मीडिया, क्या यही जो है सब इसकी जादू चली ना, तो वो तो ठीक है। मगर अब जो महाराष्ट्र की जनता जो है समझ गई है कि मोदी साहब को जो है चुनने से वो गलती कर बैठे, क्योंकि हमारे सारे किसान आज रो रहे हैं। प्याज उगाने वाला रो रहा है, टमाटर उगाने वाला रो रहा है, कॉटन उगाने वाला रो रहा है, दूध जो है जो पैदा करने वाले जो लोग हैं, दूध का धंधा करने वाले वो रो रहे हैं। सारे लोग तो जो है अनार भाव उनके भी गिर गए, क्या बिल्कुल एक्सपोर्ट बंद, और जितनी जो लागत लग रही है उसको पैदा करने में, वो भी लागत आज घर में नहीं आ रही है। दशहरा है, दिवाली है, करे तो कैसे करे ये त्योहार, ये लोगों के सामने है। उनको पता चला है कि भाई ये कुछ नहीं है। रेल का बजट भी आया तो रेल के जो दूसरे जो हमारे नासिक पुणे या वो दूसरे रेल जो थे वो पीछे पड़ गए, और सिर्फ एक रेल मिली हमको, वो भी किसकी? बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद से मुंबई। अगर बुलेट ट्रेन करना था तो मुंबई से दिल्ली करना था भाई, या अहमदाबाद दिल्ली करना था, या बेंगलोर दिल्ली करना था। अहमदाबाद से मुंबई, तो मुंबई के ऊपर उनका काफी अच्छा ध्यान है। आज का नहीं, वो मोरारी भाई थे ना, तब से मुंबई के लिए उन लोगों का काफी ध्यान है मुंबई के ऊपर, काफी क्रैश है। लेकिन अगर जिस प्रकार से आपने जो जिक्र किया, इतने सारे मुद्दे हैं, अगर मैं नासिक की बात करूं, आपके चुनाव क्षेत्र की बात करूं, येवला की बात करूं, आप लोकसभा में भी उम्मीदवार के तौर पे थे, नहीं जीत पाए। एक लहर का वो एक इम्पैक्ट था, नासिक से थे। लेकिन फिर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक जिस प्रकार से एक एक्सेप्टेंस है लोगों का कि एक बतौर यहाँ से विधायक आपको उन्होंने चुन के दिया है, मिनिस्ट्री है आपके पास में, तो जो कुछ है वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। सर, पानी के प्रॉब्लम की अब तक का आपकी गलतफहमी है जी। उल्टा जो है येवला में, जो जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 10 साल से चुन कर आ रहा हूँ, वहाँ पहले से जो है बारिश बहुत कम रहती है, और गए 10 साल में जो एमएलए फंड जितना भी मुझे मिला, लोग शायद नाराज होते रहे, मगर मैंने सिर्फ एक ही काम किया, जो सीमेंट जो है बांध जो है छोटे छोटे 10 लाख के 15 लाख के बनाने के सैकड़ों बना दिए। और यही कारण हुआ कि एक एक बूंद पानी का जो है हम रोक रहे हैं, और इससे जो है पूरा जो है फसल की जो पैटर्न जो है येवला तालुका लासलगांव की बदल गई है। पहले सिर्फ 45,000 एकड़ के ऊपर सिर्फ बाजरा बनता था, अब सिर्फ 10,000 हेक्टेयर पे बाजरा बनता है। बाकी जगह पे रुई की पैदाइश होती है, टोमेटो की पैदाइश होती है, जो कॉर्न उसकी पैदाइश होती है, ओनियन की पैदाइश होती है। तो ये अलग अलग जो है, जो तुरंत ज़्यादा पैसा देने वाले जो है वो फसल आजकल जो है किसान ले रहे हैं। और आज पहले से 10 साल पहले से आज येवला लासलगांव के किसान खुश है, और अच्छे जो है आर्थिक स्थिति में जो है 100% उनकी आर्थिक स्थिति जो है बदल। सिर्फ मैंने जो बांध डाले, और फिर आगे तो और बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो है कम से कम 350-400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अब 2 महीने का सिर्फ काम रहा है, वो बन जाएगा बारिश के बाद। तो इतना पानी आ जाएगा हमारा येवला लासलगांव में कि हमेशा के लिए जो है इरिगेटेड तालुका जो है बन जाएगा।
बिल्कुल, जिस प्रकार से नहीं, लेकिन जिस प्रकार से युति टूटी है सर, लगता है कि 15 सालों के रिश्ते टूटने के पीछे कहीं ना कहीं इस बार ये डिसीजन बड़ा इजी था कि चलिए कांग्रेस ने शायद जो भी किया एनसीपी के साथ में, लेकिन कम से कम एनसीपी को भी ये मौका मिला कि इतने सालों से जो पक्ष के साथ जुड़े हैं कार्यकर्ता, उनको भी मौका मिले, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है वो बड़ा हो पक्ष के अंदर। तो लगता है ये भी एक थोड़ा सा ईजी वे हो गया कि तमाम लोगों को कम से कम हम एक खुशी के तौर पर सौगात दें। ये तो सिर्फ एनसीपी को नहीं, सब पार्टी में हुआ। कांग्रेस पार्टी में को भी जो है 124 सीटें ज्यादा मिल गई क्योंकि गठबंधन में नहीं है। वही बात शिवसेना बीजेपी में भी हुई, उनके भी सारे कार्यकर्ता लड़ो। तो पहले जो है यहाँ 288 और वहां 288 इतने लोग लड़ते थे, अभी वो 54 हो गए। तो पहली जो संख्या थी उससे डबल संख्या में उम्मीदवार आज खड़े हो गए। जी, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का ये आरोप लगाया है आपके ऊपर कि पृथ्वीराज चौहान साहब ने खास करके, कि लगता है कि एनसीपी कहीं ना कहीं इस मोड में है कि आने वाले चुनाव में शायद जो रिजल्ट है शायद वो डाइवर्ट हो सकती है बीजेपी की तरफ या फिर शिवसेना की तरफ, क्योंकि पवार साहब के रिश्ते शिवसेना के बाला साहब ठाकरे से काफी करीबी रहे हैं और बीजेपी में भी पवार साहब के काफी अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या इक्वेशन है ये आरोप है आपके? मैंने कहा ना कि 99 से जो है ना लोग ये अटकलें लगाते रहे कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, शिवसेना के साथ जाएंगे, मगर हम आज तक हमारा मुख्यमंत्री 2004 में उन्होंने नहीं बनाया, फिर भी हम नहीं गए। और मैं आगे भी भविष्य में ये कहना चाहूँगा, हमारा जो नेचुरल पार्टनर जो है, स्वाभाविक जो हमारा मित्र जो है, वो कांग्रेस ही रहेगा। जी, कांग्रेस ही रहेगा। लेकिन इतना होने के बाद भी इतना बड़ा दिल, अब क्या सरकार तो बनाना है, इलेक्शन लड़ी जाती है वो सरकार बनाने के लिए, और ये भी नहीं हुआ तो चलो ठीक है, विरोधी पक्ष में बैठेंगे। क्या 62 का जो मैजिक फिगर है आपका, क्या ये मैजिक फिगर कितना ऊपर जाने की इक्वेशन से अंदाजा क्या है आज, अगर खुद के बलबूते पे अगर एनसीपी लड़ रही है? मैं समझता हूँ कि 70 या 80 के बीच तक जो है हम लोग जा सकते हैं। 70 और 80 के बीच अगर जाते हैं, कांग्रेस जिस प्रकार से स्वाइप, हालांकि एनसीपी को उतना डैमेज नहीं हुआ, थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ 50%, लेकिन कांग्रेस 100% डैमेज पे गई है। इंडिपेंडेंट आएंगे काफी, इंडिपेंडेंट तो कहीं ना कहीं जो गेम मेकर होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, वो भी आएंगे काफी। लेकिन सर इसमें पार्टियां दूसरी भी तो है सर, नहीं लगता 15 साल के इस करीबी रिश्ते में जो आम इंसान, जो आम कार्यकर्ता है दोनों पक्ष का, आज वो बढ़ गया? और शिवसेना बीजेपी में वही हो रहा है, वो भी तो हुई, वो तो हिंदुत्व के ऊपर एक जगह आए थे, लेकिन अब उनको भी तो वही, अब जो तकलीफें वहां है वो तकलीफें यहाँ है, जो आजादी वहां है वो आजादी यही है। एनसीपी इस तकलीफ से कैसे जूझेगी? नहीं, इसका कारण ये है कि हमारे पास जो बहुत बड़ा कद्दावर नेता है, बिल्कुल आज जो हमारे पास किसी पार्टी के पास ऐसा नेता नहीं जो है, ना शिवसेना, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, जो महाराष्ट्र में शरद पवार साहब का मुकाबला करे, जो किसानों के बारे में हो या सामाजिक न्याय के बारे में हो, विद्यार्थियों को, महिलाओं के बारे में हो, सारे जो अलग अलग, या बेरोजगार जो इंडस्ट्री लाने की बात हो, सारी जो बातों में जो है इतना अनुभवी और इतना कद्दावर नेता आज किसके भी पास नहीं है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है, जिसके ऊपर लोग भरोसा रख सकते हैं, कर सकते हैं, और जिसको इतना अभ्यास है, पूरे जो है एनसाइक्लोपीडिया है इस महाराष्ट्र का कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को किस ढंग से हल करना चाहिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है हमारी संपत्ति मैं मानता हूँ, और वो जो है वो और किसके पास नहीं। लेकिन सर ऐसा क्या है कि कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान साहब का चेहरा दिखाती है कि ये हमारे मुख्यमंत्री, इनके लीडरशिप में चुना जाएगा, शिवसेना कहती है कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, बीजेपी का अभी तक का फोकस क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ठीक उसी तर्ज पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में क्या छगन भुजबल साहब मुख्यमंत्री होंगे, अजित पवार मुख्यमंत्री होंगे, या सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री होगी? किस चेहरे के साथ? देखिए, आज भी हम लोग लीडर बैठते हैं ना, तो हमारे में से कई लीडरों ने कहा कि पवार साहब, जब ज्योति बसु इतने साल तक जो है मुख्यमंत्री रह सकते हैं, करुणानिधि बन सकते हैं, आपको जो है महाराष्ट्र की बागडोर संभालनी चाहिए। और अगर हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक काम हमारे ऊपर आया, जिम्मेदारी, तो मैं फिर से कहता हूं कि हम पहला हमारा चॉइस जो है, सब लोग यही कहेंगे कि पवार साहब आप जो है महाराष्ट्र की बागडोर संभालो। और इसके बाद में अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप जो बोल रहे हैं कि ऐसे कई सारे, जैसे दूसरे लोगों के पास तो एक ही है, दो ही है, हमारे पास तो
बहुत सारे लोग हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए वो जो संभाल सकते हैं, कई सारे लोग हैं। सर करंट सिनेरियो ऐसा है कि जहां पे भी हम लोग सर्वे के लिए जा रहे हैं, सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, एक अलग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ जो कभी देखा नहीं गया महाराष्ट्र में। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर, इस तरह का जो विजुअलाइजेशन, इस तरह के विचार और इस तरह का सिनेरियो जब देखते हैं तो क्या लगता है कि क्या डिफेंड करना आसान होगा, मुश्किल होगा? नहीं, बड़ा अच्छा आसान हो रहा है, क्योंकि एक तो जो है आज भी जो है शिवसेना, हम तो शिवसेना बीजेपी के जो है 4 महीने में क्या हुआ, टूटा तो क्यों टूटा, ये भी हमारे सामने है ना। और हमसे भी ज्यादा जो है ये अच्छा हुआ कि हमारा एक ही मीटिंग हुआ कांग्रेस का, हमारा गठबंधन का, और फिर नहीं हुआ। उनकी तो 100 मीटिंगें हो गई और 8 दिन तक रात दिन चला था, टूटा टूटा टूटा, बचा बचा बचा। क्या तो इससे भी जो लोग जो इतने हैरान होंगे कि ये क्या हो गया तब, है? तो ये अच्छी बात हो गई हमारे लिए। लेकिन अगर राजनीति की बात करें यहाँ पर, तो राजनीति का डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? क्या फलसफा है राजनीति का आपके लिए? व्यक्तिगत तौर पे इतना जबरदस्त दशकों का अनुभव है आपके साथ में, और राजनीति में आप भली भांति प्रख्यात व्यक्ति शैली है। राजनीति का डेफिनेशन क्या है सर? कि सिर्फ सत्ता या और कुछ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सत्ता होनी चाहिए। जो आप सोच रहे हैं उसको अगर पूरा करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो सत्ता का होना तो जरूरी है ही। और नहीं है तो फिर विरोधी पक्ष में रहकर ऐसा लड़ो कि जो भी गवर्नमेंट में रहेगा उसको वो काम करना पड़ेगा। मगर सरकारी बनती है, ये बनानी है वो लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए, उनके सवाल हल हो, फिर वो किसानों के हो, बेरोजगारों के हो, जो हमारे जो बच्चे जो लिख पढ़ रहे हैं उनके बारे में हो, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वो उनके बारे में हो। ज़्यादा से ज़्यादा विकास हम कर सके और उसके रास्ते हम ढूंढे, इसलिए तो यही तो सरकार का काम है। और ये सब करते वक्त जो है इसका लाभ जो है हर तबके के लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऊंचे हो, नीचे हो, दलित हो, आदिवासी हो, ट्राइबल, सबको जो है उसके मीठे फल जो है मिलने चाहिए। क्योंकि ये स्वातंत्र्य मिला, उसके फल जो है आखिरी आदमी तक पहुंचने चाहिए, सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं। तो ये लेकर जो है जो हम काम करते हैं, अगर इसको पूरा करना है तो सत्ता में रहना बिल्कुल बहुत ही जरूरी बनता है। और दुर्भाग्य से अगर ये नहीं हुआ तो ठीक है, फिर लड़ते रहो उस गवर्नमेंट के खिलाफ और कहो कि ये करो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सिंगल हैंडेडली भी सत्ता नहीं आती है महाराष्ट्र की, अगर बात की जाए इतने सालों से। इसके पीछे वजह क्या है सर? अभी सिर्फ महाराष्ट्र, गठबंधन में कहीं ना कहीं डिपेंडेबल होना ही पड़ता है सर। महाराष्ट्र में जो है अभी पूरे आप जो है दुनिया का अगर इतिहास देख रहे हैं तो कई जगह पर जो है आजकल ये देख रहे हैं कि अलग अलग अलायंसेस जो है बन रहे हैं। आखिर दुनिया में ये हो रहा है, क्या करें? छगन भुजबल साहब को अगर डिफाइन करना है 1 लाइन में एज अ राजनीतिक पर्सनालिटी, क्या लाइन होगी वो आपकी? आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं? मैं लोगों का बस सेवक हूँ, सेवक रहना चाहूँगा, लोगों के लिए काम करना चाहूँ। मैं जो है लोगों का सेवक हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और मंत्री बनूं ना बनूं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, कार्यकर्ता ये पद जो है मेरे से कोई भी जो है छीन नहीं सकता है, ना ही कोई मुझे जो लोक सेवा से अलग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी कुर्सी से अलग कर सकते हो, लोक सेवा करने से, लोगों से आप मुझे अलग नहीं कर सकते। सर इतने सारे चाहने वाले आपके खुद एनसीपी खेमे में कि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है, इसके पीछे का राज क्या है? मतलब हर आदमी जिसके पास भी जाओ तो वो आपका नाम लेता है, जिक्र करता है, काम के बारे में, विकास के बारे में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसी क्या खास चीज है आपके अंदर? कुछ नहीं, लोगों का प्यार है। अब लोगों का प्यार है तो प्यार है जी, लेकिन उन्हीं लोगों का प्यार अब ज्यादा एक्सपेक्टेड कर रहा है इस चुनाव में। और जो जितना प्यार बढ़ता है उतने हमारी जिम्मेदारी भी तो बढ़ती है उनकी तरफ जी। और जिम्मेदारी से जो है मैं कभी भी मुकर, मैं तो उसको फेस जो है बिल्कुल जो ताकत के साथ जो है निभाना चाहता हूँ, चलते चलते लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, बस खत्म। चलते चलते आखिरी में चुनाव है, तमाम जनता जनार्दन आपको देख रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस चुनाव को लेकर, खास करके जो सभी लोग ओपन ग्राउंड में चुनाव मैदान में आज खड़े हैं? मैं सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये सब चल रहा है, आप
आपका वोट देते समय ध्यान में रखें किस पार्टी के पास कौन से अनुभवी नेता है, वो किस ढंग से आज तक काम किए हैं। सिर्फ एक मीडिया में कोई आता है, गलत सलत कोई भी इल्जाम लगाता है या कोई भी जो है झूठे वादे सपने देता है, उसके पीछे जो है बहकर मत जाओ, क्योंकि उसका सीधा असर जो है तुम्हारे घर के आमदनी के ऊपर, तुम्हारे रहन सहन के ऊपर होता है। जैसे कि मैंने कहा, मोदी सरकार आने के बाद ये जो प्याज, दूध, ये अनार, ये सारे जो है हमारे किसान आज रो रहे हैं, उनके घर में जो है आज भी लोग रो रहे हैं। सब भाव बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, सबने देखा क्या, सब चला है, सब मीडिया पब्लिसिटी चला है, मीडिया पब्लिसिटी। इतना मीडिया पब्लिसिटी किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं की। यहाँ तो जो है काम ज़्यादा, पब्लिसिटी काम कम, पब्लिसिटी ज़्यादा, ऐसा काम चला है। पहले ज़माने में कहते थे कि बातें काम ज़्यादा, अब इस बार जो है पब्लिसिटी ज़्यादा, काम कम। लेकिन सर एक आखिरी चीज़ सर, लगता है आपको कि जो कुछ आपने 15 सालों में किया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ने, आप उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाए? नहीं, बिल्कुल लोगों तक पहुंचाया। क्यों सर? नहीं बात नहीं, ये इसमें क्यों ऐसा? देखिए ऐसे कई बार ऐसा होता है कि रह जाती कुछ बात। अभी क्या करेंगे, लोगों के सामने विकास तो है, लेकिन उसी विकास को उनको दिखाने तक का मौका नहीं मिला। देखिए ये जो पब्लिसिटी में, देखो अच्छी बात जो है ना, ये मीडिया में न्यूज नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं बनती है। न्यूज वैल्यू किसको है? कोई गलत सलत ये रहा मिर्च मसाला वाला तो उसको न्यूज है, इल्जाम लगाओ, झगड़ा करो तो न्यूज है। एक रास्ता बना, क्या न्यूज है उसमें? बनाया तो बनाया, एक डैम बनाया, एक बार 1 सेकंड के लिए आया, बनाया, खत्म। मगर और कुछ गलत होगा तो चलता रहेगा। और विरोधियों का आरोप आप कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं? वो तो या फिर वो आरोप आपको इंस्पायर करते हैं? वो आरोप करने उनका तो उनकी आदत से वो मजबूर है। क्या लोगों को पता है कि ये जो है झूठे इल्जाम लेने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। चलिए जाते जाते आखिरी में हमारे जिया न्यूज के तमाम दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कि बस यह न्यूज जो है देखते रहिए और आपका सही बातें आपके तरफ जो अब तक पहुंच रही है उसका ख्याल करते रहिए और भरोसा रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स प्लेजर एंड ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी। तो ये थी वो अजीम शख्सियत जिनका नाम श्री छगन भुजबल साहब है। इन्होंने आज अपने दिल की बात आपके सामने रखी है। आप जनता जनार्दन, आप बेहतर जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति के इस मैदान में हर एक पार्टी, हर एक शख्स अकेला खड़ा है। क्या कुछ होगा आने वाले इस राजनीतिक रणभूमि में, ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस विशेष पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जिया न्यूज़।